जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण एजुकेजीएस चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार बीएससीसी का जो नई भर्ती आई है 10+2 का 2023 वाला, इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो हम लोग इसका जो सेट है उसे कवर कर रहे हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। देखिए, यही वो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है साथियों, जिसमें टोटल सेट जो है वो 12 सेट दिए गए हैं। विद डिस्कशन के साथ हम लोग कराते हैं, जो कि विद डिस्कशन के साथ इस सेट्स में टोटल 12 सेट दिए गए हैं और हम लोग अभी तक 2 सेट को कवर कर चुके हैं। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे तीसरा सेट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार बीएससीसी 10+2 की जो इंटर लेवल की वैकेंसी आई है उसके लिए। तो चलिए, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। और एक चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, एक चीज़ बतला दूं कि जो मतलब कि ये जैसे 64 नंबर से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, तो इस जो सेट में है, जो ये रुक्मणी का पब्लिकेशन है, ये देख लीजिए आप लोग, जो ये रुक्मणी का बीएससीसी के लिए जो ये वॉल्यूम 1 आया है, जिसमें टोटल 12 सेट्स हैं, इसमें पहले जो है 63 तक मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड सवाल दिए गए हैं। तो इस चैनल पर दोस्तों मैथ और रीजनिंग के सवाल नहीं कराए जाते हैं। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा कि मैथ और रीजनिंग का भी सवाल सर कराया जाए, तो आप लोगों के लिए मैथ और रीजनिंग का भी सवाल कराया जाएगा, मगर वो कब कराया जाएगा, जब ये जीके जीएस का सेट हम कंप्लीट कर लेंगे, तब विद डिस्कशन के साथ मैथ और रीजनिंग का सवाल आप लोगों के लिए उपलब्ध करा देंगे। अभी इसलिए मैथ और रीजनिंग का नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग में लगभग वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसे लाइव क्लासेस पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो कमियां रहती है वो आप लोग लाइव बताएंगे तो ही अच्छा लगता है, तो ही हम उसे अच्छे तरीके से समझा पाएंगे आपको। ऐसे मैथ और रीजनिंग का सिर्फ सेट मारने से नहीं होता है मित्रों। तो चलिए, आज का हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट होता है, सेट नंबर 3 प्लेटफॉर्म का पब्लिकेशन जो रुक्मिणी की है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आप लोग को बता दें कि क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम मतलब कि Mg पाया जाता है। क्लोरोफिल में जो कि Mg पाया जाता है, आप लोग याद रखें, Mg का क्या कहते हैं, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग करता है तथा फोटोन ऊर्जा के अवशोषण को बढ़ाता है, ये आप लोग ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केरल में होगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये चीज़ आप लोग को बता दें कि जो साइलेंट वैली या मूक घाटी है ये तो केरल में उपस्थित है, मगर फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड के चमेली जिले में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और कोडरमा की घाटी जो कि झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो जो गोवा है वो ऑप्शन नंबर बी मांडवी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और सूरत ताप्ती है, जो सूरत जो है सूरत शहर, वो ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है और जो सूरत है वो ताप्ती नदी पर स्थित है, सूरत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका आंसर। और एक चीज देख लीजिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है, इसे याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से रेक्टस आदि का रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रेक्टस का रोग होता है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रेक्टस का रोग होता है। अन्यथा विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं जो कि मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे आदि। मतलब कि विटामिन डी जो है वो आप लोगों को शरीर में किससे ज़्यादा मिलती है? तो मछली, तेल, दूध, अंडे आदि से मिलती है। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी
बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी अनिवार्य है। इसे आप लोग एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट समझकर याद रखिएगा। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है विलायक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विलायक। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। याद रखिएगा कि प्रोटीन की जो कमी से शारीरिक जो विकास होता है, जो हम लोग का शारीरिक विकास बढ़ता है, वो रुक जाता है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर एवं मरासमस आदि रोग होता है। बच्चों में 2 रोग होता है विटामिन किसी से, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 रोग होता है। पहला क्वाशियोकर और मरासमस। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो जी का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। ये आप लोग जरूर याद रखें, एग्जाम में सिर्फ ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का मान जी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिक के कैंप में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अंटार्कटिक के कैंप में। और ये आप एक तथ्य याद रखिएगा कि गुरुत्वाई त्वरण जो कि जी का, इसका जी का जो मान है वो है Gm/r², ये इसका होता है। और देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, घूर्णन गति घटने पर। और घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है। इसे याद रखिएगा, ये उल्टा होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंक्रियाज या अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इबोला क्या है? तो इबोला जो है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वायरस है। इबोला वायरस है। और इबोला जो है वो अफ्रीका महादेश में लीबिया, चांड आदि क्षेत्र से शुरू हुआ है। याद रखिएगा, इबोला जो है अफ्रीका महादेश में लीबिया से शुरू हुआ है। और स्वाइन फ्लू वायरस से फैलने वाला रोग है। जो इबोला है वो है स्वाइन फ्लू वायरस से भी फैलने वाला रोग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पहाड़ी क्षेत्र। देखिए, समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने में से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम होती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। विटामिन ए जो है यह मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ये यकृत ही है। और इसका वजन जो है वो लगभग 1.5 से 2 kg तक होता है। यकृत का जो वजन है वह 1.5 से 2 kg तक होता है। और पीत का स्त्राव यकृत द्वारा ही होता है। पीत का जो स्त्राव है वो यकृत द्वारा ही होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफाइटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इस रोग में पैरों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। आप लोग देखे हैं ना, जो कि इंसान का जो पैर पूरा मोटा मोटा हो जाता है, वही है ये फाइलेरिया, जिसे हम लोग हाथी पाँव के रोग से भी, हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। इस रोग को हाथी पाँव मतलब कि एलिफेंटाइटिस के भी कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लूनी। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर आप लोग याद रखेंगे। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। लूनी नदी जो है वो अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से, अजमेर जिला में स्थित है क्या, नाग पहाड़ी, जो कि नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ की रण में विलुप्त हो जाती है, मतलब कच्छ की रण में खत्म हो जाती है, वहां से गायब हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो लूनी नदी की लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। आप लोग इसे याद रखिएगा, 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गला जो है वो थायराइड जब होता है तो गला खुद ही फंसने लगता है, और गला का जो नीचे का जो भाग होता है ना वो सूज जाता है। जैसे जहाँ से जैसे हम लोग कंठ बोलते हैं ना, वहाँ पर गला का जो भाग होता है वो सूज जाता है। थायराइड की थायराइड का ग्रंथि का स्थान गला है, इसे याद रखिएगा। और थायराइड हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इसे याद रखिएगा आप लोग। थायराइड क्या क्या बढ़ाता है? तो हार्मोन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर नहीं, ये रॉन्ग होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड इज द राइट आंसर, जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग निर्भर करता है, तो जो तारों का, जो आकाश में जो तारे होते हैं ना उनका रंग निर्भर करता है, तो उनके तापमान पर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। जो तारों का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तारों का रंग जो है वो पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमेरिका। देखिए डॉक्टर बोरलॉन्ग के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो डॉक्टर बोरलॉन्ग ने मैक्सिको में एक गेहूं की उन्नति किस्म विकसित किए। ठीक है, डॉक्टर जो बोरलॉन्ग है ये मैक्सिको में एक गेहूं की उन्नत किस्म विकसित किए थे। और डॉक्टर बोरलॉन्ग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। डॉक्टर बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉन्ग जो एक पुरस्कार है हो चुका है, ये जो है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि बोरलॉन्ग को 1972 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और किस लिए दिया गया था? तो शांति के लिए दिया गया था। बोरलॉन्ग को 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 17। तो दोस्तों आप लोग को ये जो और भी अनुच्छेद है उनके बारे में समझा देते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अर्थात कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 ये कहता है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सभी प्रकारों के वंशगत अपराधियों को समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 18 के तहत। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा
सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द राइट आंसर। एक चीज और देख लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2 और H2O, ये होता है रासायनिक नाम होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो जो देसी प्रजाति नहीं है वो है होलोस्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, होलोस्टीन फ्रीजियन। और जो भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति है उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। उनका नाम है साहिवाल, लाल सिंघी, राठी, कांकरेज, देवनी, नागौरी, निमांडी, सीरी, मेवाती, हल्लीकर और भगनारी कांगेयम। ये सब जो हैं, ये सब भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति हैं। और एक जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित नाम है, लोकप्रिय नाम है, जो है गाय की अनेक प्रजाति विदेश हैं, जिसमें जर्सी काफ़ी लोकप्रिय नाम है। जर्सी जो है वो विदेशी नाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना, तो इसकी गणना जो इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के अधीन ग्राम पंचायत कब किस वर्ष का वर्ष हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। 2006 के अधीन ग्राम पंचायत की गणन पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, ठीक है, जो कि 5 वर्षों के लिए है, ठीक है। और देखिए, नगर पालिका और पंचायती राज के सदस्यों 5 वर्षों से पूर्व भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। जो नगर पालिका और पंचायती राज के सदस्य हैं वो 5 साल से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। 5 साल से पहले भी अपना त्यागपत्र को वो लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद जो है वो कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आप लोग, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ये कि सही नहीं है दोस्तों, और ये जो बाकी ये जो 3 है ये सही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सही नहीं है, तो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। आप लोग याद रखिए, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक जो यहाँ से बोला है ना, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक चक्र है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारे देश का? अशोक चक्र है। और भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, इसका क्या आंसर होगा? कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो वो अपना अधिकार खो देगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अपना जो कुल राशि का अधिकार है वो खो देगा।
क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे में हुआ था। प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, जो कि बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में भी कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हम आपको बता दें कि बॉम्बे के लोकदूर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। आप लोग इसे याद रखिएगा। और इस प्रथम बैठक में 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। इसमें प्रथम अधिवेशन में 72 व्यक्ति जो है वो शामिल हुए थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता VMS चंद्र बनर्जी ने की थी। प्रथम जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो VMS चंद्र बनर्जी ने की थी। और स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1948 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 55 सांसद लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को संप्रेषित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन संप्रेषित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो कितने दिनों के बाद त्यागपत्र देने के बाद प्रभावी माना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 7 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो कब संपन्न कराए गए थे जो कि प्रथम आम चुनाव हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1952। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन भी किया गया था। ये भी आप लोग याद रखें, 13 मई और 1952 को लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75:25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। याद रखिए कहाँ से शुरू किया गया था? तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण मनरेगा कर किया दिया गया था। इसका जो है 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण जो है मनरेगा कर दिया गया था। इसे आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि 2 युद्धों के प्रभावित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो बिहार में जो है किसान सभा की स्थापना की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना बिहटा में स्वामी सहजानंद 1928 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बिहटा में, जो कि पटना के अंतर्गत में आता है, पटना के नगर निगम में आता है बिहटा, वहाँ पर किया गया था। जो कि अभी के समय में बिहटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रहा है दोस्तों, इससे भी आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनात्मक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा, वो थे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दीनबंधु मित्र। जो कि एक आप लोग पॉइंट देख लीजिए कि नील दर्पण 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई कम्युनिटियों में किसका संबंध पंचायती राज्य से है? तो किसका जो संबंध है वो पंचायती राज्य से है, तो वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि इनका संबंध पंचायती राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम का सार था वो था लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोक भागीदारी सही आंसर होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 से दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस
29 अगस्त को मनाया जाता है यदि निम्नलिखित में किनसे संबंधित है। तो जो राष्ट्रीय जो खेल दिवस वो किनसे संबंधित है, तो वो थे हमारे मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेजर ध्यानचंद। और एक चीज आप लोग को बता दें कि 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्मदिन पर ये जो है मनाया जाता है। और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि भारत का तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है ही, इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान का भी ये राष्ट्रीय खेल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्सेस पुरस्कार रेमन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिलीपींस सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो कहां पर किया जाएगा इसका? तो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये तो अभी हो गया है, कतर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, कतर सही इसका आंसर होगा। फीफा जो कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था, इसका जो शुरुआत था फीफा वर्ल्ड कप का 1930 ईस्वी से किया गया था, इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहू जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। और ये बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। बिहू जो है वो एक साल में 3 बार आयोजित किया जाता है। और देख लीजिए कि पोलंग जो है, जो कि जिस तरह से बिहू असम का राज्य लोक नृत्य है वो है, पोंगल तमिलनाडु का लोक नृत्य है, इसे भी याद रखिएगा। जो पोंगल है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है, इसे याद रखिए। और जो मेहंदी है वो राजस्थान का लोक नृत्य है, इसे भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 107। पेरू की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी कहां पर है? वो है लीमा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहां है? जो कि अब बंद है जो परमाणु संयंत्र वो कहां है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर होगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूक्रेन राइट आंसर होगा। जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था, उसे आप लोग याद रखिए। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था। ऊर्जा विभाग की 1954 और ऊर्जा आयोग की 1948 में, दोनों में फर्क है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वो है येन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, येन इज द राइट आंसर। और मोरक्को की जो मुद्रा है वो है दिरहम है। और रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। और पेरू की मुद्रा न्यू सोल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पेरू की मुद्रा है न्यू सोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो भारत के जो पूर्वी तट को प्रभावित नहीं हुआ था वो था नीलोफर। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, नीलोफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने लिखी है। और देख लीजिए इनके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स खुशवंत सिंह के। तो खुशवंत सिंह ने बरियन एट सी भी एक नामक बुक लिखी है। बरियन एंड सी जो है खुशवंत सिंह ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंग्स ऑफ फायर
पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और एक चीज देख लीजिए कि इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक भी एपीजे अब्दुल कलाम के ही लिखी हुई है। आगे देखिए, और एक चीज आप लोग को बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज पुस्तक जो है, भारत एक खोज क्या है? एक पुस्तक है जो कि अहमदनगर किला जेल के कारावास में के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत एक खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे देखते हैं 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है वो है क्यूबा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व जो है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप लोग इसे नोट कर ले कि जल का जो रासायनिक सूत्र है वो है H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ये आप लोगों को हम पहले क्वेश्चन इसी सेट में कराए हैं, बस घुमा करके उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया था और ये थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी A.O. ह्यूम, जो कि एक आईसीएस अधिकारी भी थे A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। A.O. ह्यूम को ही कांग्रेस का जनक भी माना जाता है, वो है A.O. ह्यूम। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द का निर्माण किया था, ये भी आप लोग याद रखें। कांग्रेस शब्द का निर्माण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी है, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ने पैताव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी हमारे इस चैनल पर 4 सेट्स कराए जा रहे हैं, चारों सेट्स की आप लोग अच्छे से महत्वपूर्ण तैयारी कर पाए। 2 सेट्स कराए जा रहे हैं बिहार बीएससीसी के और 2 सेट्स कराए जा रहे हैं बिहार दरोगा के। क्लास कंप्लीट कराए जा रहे हैं पर डे, और अगले 1-2 दिन में करेंट अफेयर का भी क्लास इसी चैनल पर लिया जाएगा। तो 5 क्लास पर डे इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भीष्म साहनी जो है वो तमस उपन्यास के लेखक हैं। और तमस उपन्यास जो है वो भीष्म साहनी ने 1973 ईस्वी में लिखा था। भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास 1973 में लिखा था, इसे आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस खिलाड़ी को किया गया था? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विश्वनाथ आनंद सही आंसर हो जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991 से 1992 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो सर्वप्रथम पहली बार 1991-92 का जो कि विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ये आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 हमारा क्या कह रहा है? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लीमेंट एटली थे। और चीज़ आपको बता दें कि क्लीमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी का था। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है, इसे याद रखिएगा। वीवीआई है। क्लीमेंट एटली जो थे वो लेबर पार्टी का था।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर जो भारतीय रिजर्व बैंक के हैं वो हैं रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रघुराम राजन, जो कि सितंबर 2016 तक थे। ठीक है, 16 तक। और वर्तमान में 11 दिसंबर 2018 से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि वर्तमान में 11 दिसंबर 2018 से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष जो है वो हैं ललिता कुमार मंगलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, ये जो महिला आयोग है वो महिलाओं की समस्याओं की देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था है। महिलाओं की समस्याओं की देखरेख करने वाली सर्वोच्च संस्था है हमारे भारत का। और एक आपको चीज़ बता दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, जो कि वर्ष 2018 से हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो 1992 ईस्वी में किया गया था। 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यह समझौता किनके किनके बीच में हुआ था? तो यह जो समझौता था वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई के बीच में यह समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे वो थे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। MS स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक थे। और देखिए कि MS स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के भी अध्यक्ष थे। इसे आप लोग याद रखिएगा कि MS स्वामीनाथन जो थे वो राष्ट्रीय किसान आयोग के भी अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। ऑंग सांग सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। ये तो नाम से ही पता चला, म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, म्यांमार। इन्हें जो कि किन है तो ऑंग सांग सू की को 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑंग सांग सू की उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई थी। ये इनकी जो उच्च शिक्षा है वो दिल्ली में हुई थी, इसे याद रखिएगा। और म्यांमार की सबसे बड़ी नेता जो है अभी तक ऑंग सांग सू को ही माना जाता है। ऑंग सांग सू को ही म्यांमार की सबसे जो बड़ी नेता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1932। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1932 में महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि की गई थी। 1932 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, ये क्या कह रहा है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का जो वन है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, ये तो क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन निकल गया। तो कि गिर का जो वन है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। और यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग कवर कर लीजिए। जो हम बता रहे हैं कि भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ है वो है 2967, यानी कि 2967 जो है 2967 जो है ये भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ है, 2967। और देखिए कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिए, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। भारत में अभी वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। और भारत में सबसे अधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। और वो कितने हैं? 526 है। 526 जो अभी बाघ भारत में अधिक बाघ
जो कि मध्य प्रदेश राज्य में हैं। और टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 से शुरू हुआ था। अप्रैल 1973 से, अप्रैल 1973 से जो कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो वो किस रियासत से जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्रावणकोर सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन इज द राइट आंसर। और देखिए सोन नदी से कुछ तथ्य हैं उसे हम आप लोगों को बता देते हैं कि सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। जो सोन नदी है वो पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है और सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। 780 किलोमीटर जो है वो सोन नदी की लंबाई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देख लीजिए कि सोन नहर विकास का सबसे पुराना नहर है। सोन नहर जो है वो बिहार का सबसे पुराना नहर कौन सा है? तो वो है सोन नहर। इसका निर्माण 1870 के दशक में हुआ था। सबसे पुराना जो है वो नहर कौन है बिहार का? वो है सोन नहर। सोन नहर है और इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1870 में इसका निर्माण हुआ था। इसे आप लोग याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। 132 क्या कर रहा है? वह 4 अंकों वाली सबसे, ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। हम इस चैनल पर मैथ का क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। एक हमारे मित्र जो हैं, इनका एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारा क्लास करते हैं, वो हमसे बोले कि सर आप पूरा सेट्स का क्लास लिया करिए। तो आपको हम ये सूचना दे दें कि पूरा सेट्स में जो है वो अभी हम आपको 64 नंबर से क्वेश्चन जो करा रहे हैं, 64 के पहले मैथ और रीजनिंग के सवाल थे। तो मैथ और रीजनिंग के सवाल इस चैनल पर नहीं कराए जा रहे हैं अभी करंट में। अगर आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के सवाल पढ़ने हैं तो आप लोग कमेंट में टाइप कर दें कि हाँ आप किनको पढ़ने हैं। अगर ज़्यादा बच्चों का रिक्वायरमेंट रहता है कि हाँ ज़्यादा बच्चे हैं मैथ और रीजनिंग के पढ़ने के लिए, तो उनके लिए एक क्लास जरूर चालू किया जाएगा और ये भी जो क्वेश्चन इसमें से छूट रहे हैं मैथ और रीजनिंग के, वो सारे कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो जो किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था वो थे हैंग सॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैंग सॉन्ग। जो कि हैंग सॉन्ग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में हैंगसॉन ने शिक्षक की भूमिका भी निभाई थी। और देखिए कि हैंगसॉन 629 से 644 तक भारत में रहे थे। जो कि हैंगसॉन्ग हैं वो 629 से 644 तक भारत में रहे थे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हैंगसॉन्ग वर्ष के दरबार में आए थे। हैंगसॉन्ग जो है वो वर्ष के दरबार में पहली बार भारत में आए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर हमारा क्या कर रहा है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है वो कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया था? तो 1929 लाहौर का अधिवेशन जब हुआ था उस समय पारित हुआ था। देखिए जो कि पूर्ण स्वराज से कुछ और तथ्य हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद हसरत मोहनी ने किया था, जो कि 1921 में किया था। 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद हसरत मोहनी ने किया था। और देखिए एक और तथ्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को जो है वो स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। तो यही था हमारा आज का सेट नंबर जो कि कंप्लीट करा दिया चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें और हमें मोटिवेट कर सकें और हम आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।